हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली स्टडी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखिए और लाइक कीजिए। पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर शुरू किया था बायो का, जिसका नाम है क्लास 9 चैप्टर क्लास 9 का शुरू करा था ना हमने। हाँ, तो इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस को पढ़ा था, समझा था, कुछ डायग्राम पढ़े थे। आज हम शुरू करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे। आई होप आपको जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो सब आप देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाके उससे मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं पता तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको दिखाऊंगा, पेज दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। This is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? अब हमने घर बनाया, घर को हम घर में हमने पहले हमने बाउंड्रीज करी, दीवारें खड़ी करी। वो दीवारें क्या करती है, हमें जो बाहर के जो है घर क्या करती है, हमें बाहर जो भी एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उससे हमें सेपरेट करती है। हम घर के अंदर रहते हैं, वो हमें से जैसे बारिश हो गई, आंधी आ गई, उन सब से भी हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसी जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, वो जो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी मटेरियल को अगर अंदर आना है या बाहर जाना है तो उसको यही अलाउ करती है या परमिट हम कह सकते हैं करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और कुछ मटेरियल को जो सेल को नहीं चाहिए, जो सेल के लिए हम कह सकते हैं हानिकारक कह सकते हैं हम उसे, जो सेल को नहीं चाहिए, जो उसे डैमेज कर सकता है, तो उस चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है अंदर आने से। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद सिलेक्टिवली कुछ चीज़ों को ही परमिट करता है, अलाउ करता है अंदर या बाहर जाने के लिए। हाउ डू द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब सब्सटेंस, कोई भी अगर कोई सब्सटेंस है अंदर या बाहर तो कैसे जाता है? सेल मेम्ब्रेन तो अलाउ करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन वो जाता कैसे? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। अब कोई अंदर कैसे जाता है या कोई बाहर कैसे जाता है, इसका भी कोई प्रोसेस तो होता ही होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं किसी ने पीछे से धक्का मारा हुआ चलेगा, नहीं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे एक मेन हमारे पास डेफिनेशन आती है, एक डिफाइन आती है, एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेस की मूवमेंट जब होती है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। अब तुमने जहाँ पे जैसे यहाँ पे अब सेल ऐसा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है और ऑक्सीजन को इन करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो कैसे होता है? वो डिफ्यूजन इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, जिससे हम कहते हैं डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अर्ली चैप्टर हमने पहले भी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ रखा है। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक किशमिश का। किशमिश तो आप सबने देखी होगी, खाई भी होगी। तो किशमिश को अगर हम अक्सर रात को भिगोते हैं, तो जब हम उसे पानी में भिगो के रखते हैं, तो जब हम भिगोते हैं तब वो एकदम सुकड़ी सी होती है, पतली सी, ठीक है। फिर जब हम सुबह देखते हैं तो वो फूल जाती है, एकदम पानी में रखते हैं जब हम उसे, तो क्या होता है सुबह, क्या होता है, वो फूल जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो भी क्या हो रहा है, जो पानी है वो लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। जहाँ बाहर पानी था तो वहाँ हाई कंसंट्रेशन था और अंदर पानी नहीं था तो वहाँ लो कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन में पानी है। ऐसी जो गैसेज होती है वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है। डिफ्यूजन में क्या होगा, गैसेज मूव करेंगी, लेकिन कैसे? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल with, for example, substance like CO2 which is cellular waste and required to be excreted out by the cell, accumulate in high concentration inside the cell. In the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to the and inside the cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 move out of the cell from a region of high concentration to the region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। अब क्या हुआ, CO2 क्या था, सेल के अंदर CO2 बनी, वो उसका एक्सक्रीट है, जो उसका वेस्ट है, तो सेल के अंदर CO2, तो वहाँ पे उसका क्या हो गया, वो हाई कंसंट्रेशन होगी CO2 की। बाहर CO2 नहीं है, कम है, तो वहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी। तो CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करा और ऐसे
वो बाहर चले गया। सिमिलरली O2 द सेल बाय द O2 भी जो ऑक्सीजन है वो भी सेल के अंदर एंटर करती है इसी प्रोसेस से, डिफ्यूजन विद द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आल्सो इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। Thus diffusion play an important role in a gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. अब हमने गैसेस का पढ़ा कि गैसेस के लिए डिफ्यूजन जो प्रोसेस था उससे क्या हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुई या मूव हुई फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecule through such selectively permeable membrane is called osmosis. अब जैसे ये गैसेस मूव कर रही थी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो उससे हमने कहा डिफ्यूजन। अगर ऐसी जो वाटर है, वाटर अगर ऐसे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इस ऑस्मोसिस का एग्जांपल होगा वो रीजन, जिसे हम कहेंगे किशमिश कहते हैं, जिसे हम उसमें पानी क्या होता है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है, तो वो एग्जांपल हो गया ऑस्मोसिस का। सो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जो पानी है वो मूव करता है, वाटर। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is a net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a high solute concentration. What will happen if you put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt? One of the following three things could happen. अब यहाँ पे हमारे पास तीन आते हैं, एक आता है हाइपोटोनिक, एक आता है आइसोटोनिक और तीसरा आता है हमारे पास हाइपरटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक क्या होता है? If the medium surrounding the cell has a high water concentration than the cell, meaning that outside solution is very diluted, then the cell will gain water by the osmosis. Such solution is known as hypotonic. अब किशमिश है, हमने जब किशमिश को पानी में डाला तो वो हाइपोटोनिक बन गया। वहाँ पे क्या था, पानी की जो बाहर कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी और अंदर लो कंसंट्रेशन थी और बाहर हाई कंसंट्रेशन थी, तो उसमें हमने क्या, वो कौन सा हो गया, such solution is hypertonic. वो hypertonic condition आ गई। Water molecule are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into cell than will leave. The net result in the water enter the cell is likely to swell up. अब किशमिश थी वो भी फूल गई, स्वेल हो गई, तो ऐसी जो सेल था वो भी स्वेल हो जाता है। किसकी वजह से? हाइपोटोनिक कंडीशन में, जब बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। अब दूसरा आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जो अंदर का मीडियम और जो बाहर का मीडियम है दोनों में कंसंट्रेशन सेम है, वो होगा आइसोटोनिक। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेल है, सेल के अंदर भी जो कंसंट्रेशन है, जो मीडियम में जो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है वो सेम है जितना भी बाहर है। तो मीडियम, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन इज द सेम ऑफ द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट। अब जो पानी अंदर जा रहा है और जो पानी बाहर आ रहा है वो अमाउंट सेम है, तो इसलिए वो उसमें क्या हुआ कि वो आइसोटोनिक बन गया। द सेल विल स्टे द सेम साइज, सेल का जो साइज रहेगा वो भी सेम रहेगा। अब आता है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में क्या हो गया, अब सेल ने क्या करा, पानी छोड़ दिया। सेल के अंदर क्या था, जो कंसंट्रेशन थी, वाटर कंसंट्रेशन थी वो हाई होगी और बाहर लो हो गई, तो पानी जो वाटर था वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से हाई से लो जाएगा, तो जो पानी था, जो उसमें जो वाटर था वो बाहर आ गया सेल से और सेल श्रिंक हो गया, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। ये तीन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिफाइंस आएंगी ही आएंगी पेपर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अगेन, water crosses the cell membrane both direction, but this time more water leaves the cell than enters, therefore the cell will shrink. Thus osmosis is a special case of diffusion through selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. अब यहाँ पे ये एक्टिविटी करेगा ऑस्मोसिस की एग के साथ, तो आसान है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। We can also try a similar activity with a dried raisin or apricot. Dried raisin मतलब क्या होगा, किशमिश। Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. अब unicellular freshwater जो पानी के पे जो प्लांट्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू वो वाटर गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ द प्लांट रूट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑस्मोसिस। अब जो प्लांट की रूट है, जो जड़ें हैं प्लांट की, गमले में या जमीन में जब पानी होता है तो वो पानी कैसे लेती हैं, जड़ें जो उसकी होती है पेड़ की या पौधे की, वो कैसे पानी लेती है, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लेती है, ठीक है। Thus, diffusion is an important exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. अब जो पानी या वो नहीं लेता, मतलब क्या कहते हैं उसे, गैसेस, वो न्यूट्रिशन होगा, सेल न्यूट्रिशन भी लेगा, तो वो न्यूट्रिशन भी एनवायरमेंट से लेता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग द एनर्जी। अब वो जो न्यूट्रिशन है वो अंदर बाहर हो रहा है, या जो वेस्ट है उस वहाँ पे क्या लग रहा है, वहाँ पे एनर्जी भी लग रही है।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो बात तो वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है तो फ्लेक्सिबल होगी। अब फ्लेक्सिबल है और साथ में वो क्या होगी, किससे बनी होगी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से जिससे वो बनी होगी? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होगी? लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये तुम्हारे 9th में अभी तुम हो, 10th में भी ये काम आएगा, 11th में भी ये जानकारी काम आएगी, और 12th में भी अगर आपने 11th में साइंस ले रहे हो, बायो ले रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। However, we can observe the structure of a plasma membrane only through electron microscope। अब हम इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इसकी स्ट्रक्चर सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारी आईज से हम इसे नहीं देख सकते। The flexibility of a cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment। अब सेल मेम्ब्रेन इस वो क्या करता है, जो फूड है और जो अदर मटेरियल एक्सटर्नल है वो भी वो इनगल्फ कर लेता है। सच प्रोसेस है नोन है एंडोसाइटोसिस। गैसेस का एक्सचेंज हुआ डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर का एक्सचेंज हुआ ऑस्मोसिस के थ्रू। अब वो न्यूट्रिशन भी ले रहा है और भी कुछ फूड मटेरियल है वो भी ले रहा है। तो वो जो फूड मटेरियल वगैरह जो ले रहा है सेल इनगल्फ कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो वो किससे ले रहा है? वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्ड फूड थ्रू सच प्रोसेस। अब अमीबा वो भी एंडोसाइटोसिस, अपना जो फूड है वो कैप्चर वो इनगल्फ करता है। ठीक है, सो ये था एंडोसाइटोसिस पढ़ा हमने, डिफ्यूजन पढ़ा हमने, ऑस्मोसिस पढ़ा हमने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन से बना है, वो लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से बना है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। हमने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक पढ़ा। अब आगे आता है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल है वो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। कैसे मतलब? जो सेल है, सेल के सबसे बाहर जो सबसे आउटर में होगा वो होगी सेल वॉल, फिर उसके अंदर होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। वो ज्यादा किससे बनी होती है? जो हमारी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। अब सेल्यूलोज का एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, अनफेवरेबल कंडीशन से। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of a cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis। जब वो सेल श्रिंक करता है, जब ऑस्मोसिस में जो पानी है, जो पानी वाटर जो लॉस करता है, उससे श्रिंकेज होती है सेल में और ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना में हमने ये एक्टिविटी बेस है, तो तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बहुत ही आसान एक्टिविटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसे पढ़ना जरूर। What do we infer from this activity? It appears that only living cell and not dead cell are able to absorb water through osmosis। अब स्टोमेटा के बारे में तो भी तुमने पढ़ा होगा कि स्टोमेटा क्या करता है? वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस या वाटर को जो लेता है वो। ठीक है, क्योंकि किचन क्या होती है? प्लांट की किचन होती है, लीव्स। तो वहीं पे जो पानी का जो एक्सचेंज है और जो गैसेज एक्सचेंज, पानी का एक्सचेंज करेंगे वो पानी एब्जॉर्ब करता है और जो गैसेज है वो भी लेता है। तो क्या होंगे वहाँ पे? लिविंग सेल्स ही होंगे ना। अब हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल्स हैं वहाँ पे क्या है? वो लिविंग सेल्स होंगे तभी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर डेड सेल होंगे तो एब्जॉर्ब थोड़ा ना करेंगे। लिविंग सेल है तभी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑस्मोसिस से। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड विद वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अब वो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो बर्स्ट नहीं होते, उन्हें जितना पानी चाहिए वो उतना पानी लेते हैं, बस वो बिल्कुल बर्स्ट नहीं होंगे। अगर बर्स्ट ही हो जाएंगे तो डेड हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो ऐसे प्लांट जिंदा कैसे रहेगा? इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। द सेल स्वेल building up pressure against the wall. The wall exerts equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cell can withstand much greater chance in the surrounding medium than animal cell। तो क्या हो गया? जो प्लांट सेल होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है एनिमल सेल से। यहाँ पे इसने यही बताया कि जो क्या होता है, जब वो पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो स्वेल होता है, स्वेल होकर जो वो क्या होता है सेल वॉल पे प्रेशर डालता है। सेल वॉल जो है वो इक्वल प्रेशर स्वॉलन सेल पे डालती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? वो पानी क्या होता है, वो जो सेल होता है वो बर्स्ट नहीं होता। तो ऐसे क्या वो एनिमल सेल से ज़्यादा विथस्टैंड रहते हैं, विथस्टैंड मच ग्रेटर चांसेस
इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा आता है वो है न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट जो सेल का पार्ट है वो आया न्यूक्लियस। अब सेल वॉल के अंदर आ जाता हमारा, पहले हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर थी सेल वॉल, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया न्यूक्लियस। Remember the temporary amount of onion peel we prepared, we had put iodine solution on the peel। अब हमने क्या करा था, अनियन पील लिया था, अनियन पील पे हमने क्या करा, उसमें आयोडीन डाला। What would we see if we tried the observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see it what the difference is. Further, we put the iodine solution on the peel. Did each cell get evenly colored? According to their chemical composition, different region of cell get colored differentially. Some region appear darker than other region. Apart from the iodine solution, we can also use saffron in solution or मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। अब हमने सेल को स्टेन करने के लिए, उसको कलर करने के लिए उसमें हमने आयोडीन डाला, या हमने सेफ्रेलिन, क्या नाम है इसका, सेफ्रेलिन डाला, सेफ्रेलिन सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या करा, वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम द सेल, लेट अस नो अबाउट द ऑब्जर्व, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर बॉडी। द न्यूक्लियस हैड अ डबल लेड कवरिंग। अब हमने उसमें जब न्यूक्लियस को देखा स्टेन करने के बाद, तो हमने न्यूक्लियस में क्या देखा कि न्यूक्लियस है डबल लेड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल थी, सेल में सेल मेम्ब्रेन थी, अब उसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की भी अपनी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक पोर्स है विच अलाउ द ट्रांस, अब उसके अंदर भी जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दिस इज टू द साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद फिर वो साइटोप्लाज्म जो होता है, जो उसके अंदर जो मटेरियल इन एंड आउट हो रहा है, तो जो आउट हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में आ रहा है, और जो इन हो रहा है वो साइटोप्लाज्म से इन हो रहा है, which we talk about in section 5.2.4। The nucleus contain chromosome which are, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped like structure only when the cell is about to divide। अब वो कब दिखते हैं, वो तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड हो, तब हमें वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो दिखते हैं। कैसे होते हैं, रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब तुम पूछोगे कि क्रोमोसोम का काम क्या होता है। अब क्रोमोसोम का काम होता है कि जब वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक तरह से जो सेल है वो सेल का जो एक तरह से वो बेटा हुआ, जो उसमें से दूसरा सेल निकल रहा है, तो वो जो दूसरा सेल उसमें निकला है उसमें भी वो सेम डीएनए, वो सेम ट्रेड्स होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम कंटेन, जो क्रोमोसोम होता है वो भी डिवाइड करता है, तो वो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कंटेन करता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर वो डीएनए होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर, डीएनए की इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स में जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन वो सब क्या होता है, क्रोमोसोम में होती है। क्रोमोसोम कंपोज, अब क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से एंड प्रोटीन से। और क्या बना था, प्रोटीन और बना था ना, प्रोटीन से ही बना था, वो क्या बना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन और लिपिड से बना था। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। अब डीएनए के अंदर जो सेगमेंट्स हैं, डीएनए के जो उसके अंदर जो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है हमारा जीन्स। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, the DNA is present in the part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread like structure। अब chromatin material क्या होता है, chromatin material हमारा thread like structure होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल डिवाइड करता है, chromatin जो मटेरियल होता है ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ये chromatin मटेरियल मिलके क्रोमोसोम बनाता है। ये ऐसे ऑर्गेनाइज होता है कि क्रोमोसोम बन जाता है। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब जो सेल की रिप्रोडक्शन है, जो वो डिवाइड हो रहा है, उसमें न्यूक्लियस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल, इट इज प्ले अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way of the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activity of the cell। अब वो सेल में वो क्या करेगा, कैसी केमिकल एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेगा, कैसे वो डेवलप होगा, किस शेप में डेवलप होगा मैच्योरिटी में आके, तो वो ये सब किस में होता है, ये सब न्यूक्लियस में होता है। तभी ये न्यूक्लियस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में भी पुअरली डिफाइंड। अब जैसे ये अब हमने पढ़ लिया कि जो मोटा हमने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे ये सब होता है, लेकिन एक होते हैं ना सबसे जो छोटे होते हैं, क्या नाम होता है उनका, बैक्टीरिया। organism, some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane। अब जो बैक्टीरिया होता है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट।
बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, जो न्यूक्लियस है वो पुअरली डिफाइंड होता है या अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन हम कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कंटेन करेगा कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो अनडिफाइंड होगा, मतलब पूरा अच्छे से डिफाइन नहीं है, अच्छे से एकदम बना हुआ नहीं है। तो उसमें अंदर क्या है, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, जिससे हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म whose cell lack the nuclear membrane called prokaryote। अब जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, नहीं होता, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी उन्हें हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। अब प्रोकैरियोट में और भी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, वो भी नहीं होते हैं, जो यूकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनल आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब क्लोरोफिल की बात करते हैं। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनियस वेसल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट द प्लास्टिड एज इन यूकैरियोट सेल। ये यहाँ पे तुम्हें, अब यहाँ पे ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्रोकैरियोट सेल का, कैसा होता है प्रोकैरियोट सेल। ये होगी तुम्हारी सेल वॉल, ये अंदर तुम्हारा ये जो ग्रीन ग्रीन सा तुम्हें दिख रहा है गोल गोल सा, ये होगा तुम्हारा न्यूक्लियड मतलब न्यूक्लिक एसिड्स। अब ऊपर तुम्हारा ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ये थोड़ा सा सेल वॉल के थोड़ा अंदर को जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे तुम्हारे हो गए राइबोसोम्स, और ये तुम्हारे हो गए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब आगे हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया यहाँ तक न्यूक्लियस तक। अब आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के हम बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे या अगली वीडियो में पढ़ें। साइटोप्लाज्म के बाद हमें सेल ऑर्गेनल्स करना है, सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हम धीरे धीरे आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये कि समझ आना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि एक दिन में ही तुमने सारी बुक पढ़ डाली लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बायो समझने की चीज़ है, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। रट्टा मारे तो क्या फ़ायदा उससे पढ़ने का, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पेज पे मुझे मैसेज कर देना।